वेलकम टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर, जो कि होंगे गृह विज्ञान से संबंधित और गृह विज्ञान के पेपर 1 से संबंधित। पेपर 1 का इससे पहले 13 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, मतलब ये लास्ट चैप्टर आपका 14वां चैप्टर है। हमने आपको सिलेबस बता दिया था, साथ ही साथ मॉडल पेपर बता दिया था। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा उसको और उस पर काफ़ी लोगों ने आप अपना जो है रिएक्ट दिया है। तो इसके लिए जो है आपने कहा था पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने को। तो इसीलिए ये लास्ट चैप्टर है आपका, और लास्ट इकाई का लास्ट चैप्टर, मतलब इकाई 5 का चैप्टर नंबर पहला, मतलब इकाई 5 में एक ही चैप्टर ये है, पर्यावरण एवं प्रदूषण की अवधारणा। इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वही हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से लगातार प्रीवियस ईयर में, मतलब अभी तक जितने प्रश्न बने हैं उन सभी को हमने समाहित करा है। और आगे कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि बन सकते हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो के अंतर्गत समाहित करा है। चलिए बात करते हैं बीए प्रथम वर्ष के गृह विज्ञान के पेपर 1 के बारे में, चैप्टर 14, जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं प्रदूषण की समस्या के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। इकाई 5 के अंतर्गत यह आता है। आइए बात कर लेते हैं एक एक प्रश्नों की ओर। प्रश्न आपके सामने बहुत अधिक मात्रा में आएंगे और इन्हीं प्रश्नों को आपको करना है। ओके, ध्यान रखिए, पहले आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में मैं तुरंत आंसर दे दूंगा। चलें बात कर लेते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है पहला प्रश्न? देखिए, एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले ब्रश वगैरह अपना जो है सही कर लूँ। ओके, चले। तो पहला प्रश्न है आपका कि शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है भैया? तो शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 78% होती है मेरे प्यारे दोस्तों। कितनी होती है? 78% होती है। पर्यावरण से पूछा जाता है क्या लाभ होता है, तो पर्यावरण से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो होती है वो बनी रहती है। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो आपको सबसे पहली बात अगर ऑप्शन में मिलेगा वहीं पे वृक्षों को काटने से बचाना, तो वही आपको ऑप्शन में कर देना। साथ ही साथ वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वह कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका परसेंट कितना होता है? 78% होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 21% होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि कोई भी तत्व जो पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन लाता है वह क्या कहलाता है? तो पर्यावरण में जो भी चीज़ जो है प्रतिकूल परिवर्तन लाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? गैसों का मिश्रण को हम वायु कहते हैं। गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। ये सब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, बहुत सहज प्रश्न होते हैं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे आपको। हो गए, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है किंतु हमारे लालच को नहीं। प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है किंतु हमारे लालच को नहीं, यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसने कहा मेरे प्यारे दोस्तों? यह कथन कहे हैं महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। हमने अभी भी आपको बताया। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, मतलब 78%। डी का पूरा नाम क्या है? डी। तो डी का पूरा नाम क्या है? तो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन। तो डी का पूरा नाम है डाईक्लोरो डाईफिनाइल और ट्राइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, ये सब क्या है? एक प्रकार से गैसें हैं, और ये गैसें वायुमंडल को भी क्षति भी पहुंचाती हैं, और जो है एक प्रकार से जो है कोई गैसें ऐसी हैं जो है क्षति नहीं पहुंचाती हैं। अच्छा, मतलब इसके लिए वायुमंडल के लिए अच्छी होती हैं, कुछ होती हैं जो क्षति पहुंचाती हैं। देखते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। पूछा गया आपसे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कितनी होती है? 0.4% होती है। और आप कहते हैं कि लोग यहाँ पे लोग बोलते रहते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.4% है, तब इतना हाल है। ग्लेशियर कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होगा ये कि तापमान जो होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो तापमान जो होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी, और जब तापमान में वृद्धि हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके बाद में क्या होगा? तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप होगा क्या कि जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर समझते हैं पर्वतों के ऊपर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, उन्हीं को हम ग्लेशियर यानी हिमानी कहते हैं हिंदी में। वह हिमानी क्या होने लगती है? तापमान ज़्यादा हो जाता है तो वह पिघल जाते हैं, और जब वह पर्वतों के जो ये पर्वत मान लेते हैं, यहाँ पर पर्वत पे क्या जमा हुआ है? यहाँ पर जो है ग्लेशियर जो है
मतलब ये ग्लेशियर के टुकड़े मोटे मोटे जो हैं इसी पर जमे हुए हैं। अब ये ग्लेशियर के टुकड़े क्या होंगे, यहाँ पर तापमान यानी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वायुमंडल की जो गैसें होंगी वो गर्म होंगी, और जब गैसें गर्म हो जाएंगी तो ये पिघलना प्रारंभ कर देंगे। और जब ये पिघलना प्रारंभ कर देंगे तो क्या होगा, पिघलना जब प्रारंभ कर देंगे जब ये पिघलना प्रारंभ कर देंगे तो क्या होगा, यहीं से जो है नदियाँ जो है मतलब नदियों में जल और तेज़ी से आएगा। और जब नदियों में जल और तेज़ी से आएगा तो यहाँ बाढ़ वगैरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। साथ ही साथ समुद्र का जलस्तर ऊंचा हो जाएगा। समुद्र का जलस्तर मतलब होता है कि समुद्र मान लेते हैं, अब ये ज़मीन है ऊपर वाली, ये मान लेते हैं ये ज़मीन है, लाल से देखिए, ये मान लेते हैं ज़मीन है और यहाँ से नीचे समुद्र है। इसका जलस्तर समुद्र का यहाँ पे जब जो था वो जलस्तर उठ के यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जब समुद्र में पानी ज़्यादा हो जाएगा जिससे जो तटीय इलाके होंगे वह डूब जाएंगे, जो द्वीप वगैरह होंगे समुद्र में वह क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में कौन सा रंग वर्णक पाया जाता है। तो पेड़ पत्तियों की मतलब पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में कौन सा रंग वर्णक पाया जाता है भैया, तो कौन सा पाया जाता है रंग वर्णक, इसमें जो है जो क्लोरोफिल होता है उसी के कारण से पत्तियां हरी और या फिर जो है कलर चेंज होता रहता है उनका। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है नीले लिटमस को लाल कर देती है। सोडा वाटर तथा खमीर बनाते समय इसका प्रयोग होता है। आग बुझाने में भी काम आती है ये। ठीक, ध्यान रखेंगे तो इसका ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, यानी सभी कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निशमन यंत्र में आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आपका नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। अभी हमने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न, आग में और कौन सहायक होती है, आग में जलने में मतलब आग जलने में कौन सी गैसें सहायक होती हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है वो सहायक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन गैस का संकेत चिन्ह क्या होता है, ओजोन गैस का संकेत चिन्ह क्या होता है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ओजोन गैस का जो आपका ओजोन गैस का संकेत चिन्ह होता है वह होता है आपका O3। क्या होता है, O3 होता है, मतलब O3 जो होता है इसको अगर लिखा है कहीं पर तो मतलब ये ओजोन गैस का चिन्ह है। ओके, ध्यान रखेंगे, मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु यहाँ पर होते हैं, अभी 3 अणु नहीं है बल्कि एक प्रकार का गैस बन जाता है। कौन सी गैस है ये, ओजोन गैस है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने मिलने से बनने वाली गैस का क्या नाम है। जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलती है तो कौन सी गैस बनती है, नाइट्रिक एसिड बनती है, इनमें से कौन बनती है, नाइट्रिक एसिड बनती है। ओके सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, इस गैस का प्रयोग भारी पानी बनाने एवं गुब्बारों को भरने के लिए किया जाता है। मतलब किस गैस का प्रयोग भारी पानी बनाने में और गुब्बारों में भरने के लिए प्रयोग किया था। भारी पानी का सूत्र होता है आपका क्या होता है, D2O। वैसे जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, लेकिन जब भारी जल का सूत्र पूछे तो क्या होता है, D2O होता है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इस गैस मतलब किस गैस में भारी जल बनाने बना कौन सी ऐसी गैस है जिसका उपयोग भारी जल बनाने में और गुब्बारों के भरने में किया जाता है। तो कौन सी ऐसी गैस है, हाइड्रोजन गैस होती है जिससे भारी जल भी बनाया जाता है और साथ ही साथ गुब्बारों में भी भरी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए जलवाष्प की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए मनुष्य के जो जलवाष्प की संख्या होनी, जलवाष्प की मात्रा जो होनी चाहिए 65 से 75% होनी चाहिए, 65 से 75%। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, देखने को मिलेंगे आपको, तो इस सभी प्रश्नों को आपको एकदम से ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो लगातार एग्जाम में बनता ही आ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका कौन नहीं जानता, 5 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में, मध्य प्रदेश। किसमें, मध्य प्रदेश। किसमें, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे चारों ओर वातावरण जो कि हमें व आवश्यक जीवधारियों को प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अगर आपसे पर्यावरण के बारे में पूछे तो बता सकते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें अथवा अन्य जीवधारियों को जीवन मतलब जीवन के लिए एक प्रकार से भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है या फिर जैविकीय स्थितियाँ प्रदान कर जीवन संभव हो पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आगबर्न तथा निम्काफ ने
आगमन तथा निम्नकाप ने पर्यावरण के दो प्रकारों का उल्लेख किया है। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं? तो आगमन और निम्नकाप ने पर्यावरण के दो प्रकार बताए हैं। वह कौन से हैं? प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्यकृत पर्यावरण। एक तो प्रकृति के द्वारा पर्यावरण बनाया जाता है और एक मानव के द्वारा स्वयं ही पर्यावरण भी बनाया जाता है। तो इन्होंने आगमन और निम्नकाप महोदय ने दो प्रकार के पर्यावरणों का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भौगोलिक पर्यावरण उस समस्त दशाओं को मिलाकर के बना है जो प्रकृति ने मानव को दी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका मेरे प्यारे दोस्तों? यह कथन कहा माइकाइबर और पेज महोदय ने। किसने कहा? माइकाइबर और पेज महोदय ने क्या कहा कि भौगोलिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से मिलकर के बना होता है जो प्रकृति ने मानव को दिया है। ठीक, किसने कहा? माइकाइबर और पेज ने कहा। अगला प्रश्न है कि फंडामेंटल इकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने किसने करी है? तो फंडामेंटल इकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, ध्यान रखें, पर्यावरण से संबंधित। तो फंडामेंटल इकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने करी? ओडम ने। किसने? ओडम। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किन कारणों से वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? कि किन कारणों से करती है? ऑप्शन में आपको दिए किन किरणों से करती है। यहाँ पर कारणों नहीं, किरणों होना चाहिए। तो किन किरणों से करती है? परावैंगनी किरणों से करती है, जो सूर्य में होती है और उन्हीं को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। जो अच्छी किरणें होती हैं उनको आने देती है, और जो परावैंगनी होती हैं जिससे स्किन कैंसर ना हो सकता है या फिर चर्म बीमारियाँ हो सकती हैं, उनको रोक लेता है। तो इसीलिए ओजोन जो परत है उसका क्षरण जो होता है किसके लिए, किस कारण से होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इसी कारण से ओजोन का गैस ग्रीन हाउस गैसों के कारण से ओजोन में क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, छेद हो रहा है, जिसके कारण से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं और कुछ लोग जो है स्किन कैंसर से क्या है? बीमार पड़े हैं। अंटार्कटिका के ऊपर यह जो है नज़ारा देखने को मिला है। अगला देखते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किस प्रदूषण को मापने के लिए क्या आता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किस प्रदूषण को मापने के लिए क्या आता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? किसको मापने के लिए क्या आता है? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किस प्रदूषण को मापने के लिए क्या आता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए क्या जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है? ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और ग्लेशियर पिघलता है तो समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, जिसके कारण से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, या एग्जाम में आपके 2021 में देखने को मिलेगा। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस जिसको सफेदा कहते हैं। यूकेलिप्टस जो जो होती है ये बहुत ज़्यादा जो है जल ग्रहण करती, पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, ज़मीन को बंजर बना देती है, और जो है पर्यावरण का दुश्मन एक प्रकार से ये है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पृथ्वी के कितने भूभाग पर वन होना जो है क्या होना अनिवार्य होता है, या फिर भारत के कितने परसेंट भाग पर, या फिर किसी भी देश के? तो 33% भूमि पर। 33% भूमि पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना जो की गई थी वो 1980 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगर पर्यावरण से संबंधित नीति पूछे कब आई है, तो जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना 1986 में आया। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है भैया? राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? फोटोकॉपी मशीन में कौन गैस उत्पादित होती है? ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव किसने जो है प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पर लिखा, सॉरी महात्मा गांधी करें, के एम मुंशी जी ने। किसने करा था वन महोत्सव? किसने प्रारंभ करा था? के एम मुंशी जी ने। ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, वैसे फोटो मशीन जो फोटो कॉपी वाली मशीन होती है जिसमें आप फोटो कॉपी करवाते हैं, उसमें ओजोन गैस निकलती है जो कि वायुमंडल में जो ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है कुछ ना कुछ इसी के कारण से हो रहा है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस निकलती पूछे तो आप क्या बताएंगे? ओजोन बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में जो होती है ग्रीन हाउस गैसेस की मुख्य भूमिका होती है, जिनमें मीथेन, और उसके बाद में N2O, और उसके बाद में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके बाद में ये सारी गैसें समाहित होती हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है भैया? भविष्य का ईंधन किसको? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस को हम क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन गैस भी होता है, हाइड्रोजन तत्व भी होता है। ओके, जब एच कहीं पर लिखा मिले तो उसका मतलब होता है हाइड्रोजन तत्व, और जब कभी H2 लिखा मिले तो उसका मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए फटाफट, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? वो लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में स्थित है। ओके, यूपी की राजधानी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो है वन जो है कटाई से संबंधित है। अब इसमें क्या होता था, चिपको आंदोलन में लोग क्या करते थे, जब लोग पेड़ों को काटने आते थे तो पेड़ों को पकड़ करके उसमें चिपक जाते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा, और ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको स्टार्ट करवाया था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी जो गैस होती है, जो कि आजकल जो है आप शहरों में देखते होंगे सीएनजी से जो है गाड़ियाँ चलने लगी हैं। जैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ी होती है वैसे सीएनजी की गाड़ी भी होती है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान जो है आपका भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी में। यानी ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वनिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वनिकी दिवस जो मनाया जाता है आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। किस मार्च को? 21 मार्च को। 21 मार्च को जो है जो है विश्व वनिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी वनिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी वनिकी अकादमी जो स्थित है वह देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। तो भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वह अहमदाबाद में स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला अपन देखते हैं, सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रयोग की जाती है। कौन सी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने लाना चाहूंगा, एक मिनट रुकिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का नामक जो है विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब इस प्रकार से परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? पर्यावरण का रक्षा कवच इसे हम किसे कहते हैं? ओजोन परत को कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा करता है। ओके, तो ओजोन परत को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु विस्फोट से उत्पन्न होता है। परमाणु विस्फोट से क्या उत्पन्न होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु विस्फोट से क्या होता है? एक प्रकार से रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है, और एक प्रकार का परमाणु विस्फोट जो होता है प्रदूषण होता है। ज़्यादा ऐसे मान लेते हैं उसके जो है जो गैसें होती हैं उन्हीं गैसों से लोग मरते हैं, बीमारी पड़ती है। ठीक, ऐसा नहीं कि परमाणु बम मार दिया तो उसमें से दगेगा सब पूरी दुनिया में एक बैग साथ ही साथ सब जो है उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ी सी जो है झटका मतलब लेता है, जैसे आम बम होते हैं ना, उसी प्रकार से उस बम को भी फेंकेंगे तो वैसी ही आवाज़ वो सब वैसे करेगा। लेकिन उसमें जो तत्व मिला दिए जाते हैं, वो तत्व जो होते हैं प्लूटोनियम या फिर और भी तमाम यूरेनियम, तमाम प्रकार के तत्व हैं, वो मिला करके परमाणु बम बनाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे एक प्रकार का जो है प्रदूषण फैलता है, जिसको रेडियोधर्मी प्रदूषण भी फैलता है, और एक प्रकार का गैसें जो होती है वातावरण में फैल जाती हैं, और गैसें फैला करती हैं, बहुत तेज़ी से फैलती हैं। इसके कारण से क्या होता है, बच्चे जो होते हैं या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें, मतलब जिस प्रकार का वो करना होगा, जिस प्रकार की बीमारी को फैलाना होगा, एक प्रकार से प्रदूषण का कार्य करता है, जो कि बीमारी फैला करके और लोगों की जान ले लेता है। जैसे जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में जो है बम फेंका गया था 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर हुआ था। मतलब अमेरिका ने फेंका था जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी साकी में। ठीक है, लिटिल मैन और फैट मैन नाम के दो परमाणु बम फेंके गए थे। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? अम्लीय वर्षा की जो खोज करी थी किसने करी थी भैया? अम्लीय वर्षा की खोज करने वाले विद्वान कौन है? रॉबर्ट अंगुम स्मिथ। कौन है? रॉबर्ट अंगुम स्मिथ। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पर्यावरण वह होता है, एक मिनट,
अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण वह होता है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। यह कथन किसका है? तो पर्यावरण की परिभाषा देते हुए जिसबर्ट यानी पी जिसबर्ट महोदय ने कहा था, क्या कहा था कि पर्यावरण वह होता है जो एक वस्तु मतलब पर्यावरण वह होता है जो कि एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए होता है और उस वस्तु पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। किसने कहा था? जिसबर्ट, पी जिसबर्ट ने। ऑप्शन में कहा? डी में दिख रहा है जिसबर्ट। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या होता है आईसीएमआर का फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल, तो यहाँ पर इंडियन होगा। ओके, ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया कि सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही होगा क्लोरो। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत स्थित है कहाँ पर? स्थित है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर वायुमंडल की एक परत होती है, तो इसी परत में स्थित है। वायुमंडल में एक जो परत होती है ओजोन, मतलब ओजोन परत जो होती है वायुमंडल के एक जो है वायुमंडल का भाग होता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसी में जो है ओजोन परत पाई जाती है। आगे देखते हैं, सीटीबीटी। सीटीबीटी क्या है, अर्थात सीटीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीटीबीटी का पूरा नाम है, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? जो है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या है? कॉम अगला एक मिनट, कहाँ पे लिखा है ये? ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन जो है ट्रीटी। ओके, अगला अपन देखते हैं, अम्लीय वर्षा के घटक कौन कौन से हैं? बताइए, अम्लीय वर्षा के घटक कौन कौन से हैं? अम्लीय वर्षा के घटक कौन कौन से हैं? अम्लीय वर्षा कब होती है? जब अम्लीय वर्षा में मतलब जब अम्लीय वर्षा जब होती है मथुरा वगैरह में होती है तो क्या बरसता है, मतलब कौन सी गैसें बरसती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब कि H2O आपकी जो होती है, एस SO2, सॉरी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और उसके बाद में आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब होता है N2O। ओके, N2O और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण जो होता है उसकी बारिश होती है। तो पूछेगा अम्लीय वर्षा में कौन कौन से मतलब वर्षा के घटक कौन से या फिर संघटक कौन से होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा, ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ताजमहल के पीले पड़ने का और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? तो यही अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि अम्लीय वर्षा जो होती है ये रिफाइनरी तेल वगैरह की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे मथुरा में बहुत ज़्यादा है, इसके लिए वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड की बारिश होती है, इसके कारण से जो ताजमहल का रंग है वो कैसा पड़ रहा है? पीला पीला पड़ रहा है। ओके, ध्यान रखेंगे, इसलिए ताजमहल से अब दूरी मतलब अलग हटा दिया गई सारी फैक्ट्रियाँ, ताजमहल से कुछ दूरी निश्चित कर दी गई, उस दूरी के अंतर्गत आप फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। इसी प्रकार से गंगा के किनारे भी हो गया है। आगे देखते हैं, आगे है रेफ्रिजरेटर एवं एयरोसेल स्प्रे के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर और एरोसोल के एरोसोल स्प्रे के जो निर्माण में इस्तेमाल करने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसमें सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई ठोस तरल या गैसीय पदार्थ जो इतनी अधिक सांद्रता में उपस्थित हो कि पर्यावरण के लिए क्षतिपूर्ति मतलब क्षतिपूर्ण कारक हो, वह क्या कहलाता है? उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। कोई ठोस तरल या गैसीय पदार्थ जो क्या हो, इतनी अधिक सांद्रता में उपस्थित हो जाए जिससे पर्यावरण क्या हो जाए, पर्यावरण में हानि होने लगे या पर्यावरण की क्षति होने लगे, उसी को हम क्या क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं, यानी प्रदूषण फैलाने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे वातावरण में उपयोग के पश्चात कुछ पदार्थों के हमारे वातावरण में उपयोग के पश्चात कुछ पदार्थों से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण पर्यावरण का तापमान बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण तापीय प्रदूषण होता है। हमारे वातावरण में उपयोग के पश्चात कुछ पदार्थों से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण से पर्यावरण का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, पर्यावरण का तापमान बढ़ता है और उसी मतलब उसको हम क्या कहते हैं? तापीय प्रदूषण कहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि शहरों के लिए शोर की सीमा निर्धारित की गई है। शहरों के लिए शोर की सीमा अर्थात कितना आप शोर मचा सकते हैं, कितने डेसिबल तक आप जो है बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। तो शहरों के लिए जो शोर की सीमा निर्धारित की गई 45 डेसिबल। 45 डेसिबल की आप ऊपर ज़्यादा जो है आवाज़ नहीं कर सकते शहरों में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों को सिलिका धूल के कारण लोहे की खानों में
काम करने वाले मजदूरों को सिलिका धूल के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो साइडो क्या क्या हो जाता है? साइडोलिकोसिस। क्या हो जाता है? साइडोलिकोसिस। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोग कौन से हैं? वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोग कौन से हैं भैया? वायु प्रदूषण के कारण एक रोग नहीं होता, कई रोग होते हैं। तो दमा, क्षय रोग जो है, उसके अंदर ब्रोनकाइटिस, सब सारे रोग होते हैं। ऑप्शन इसका जो है दा करेक्ट है। ओके, आप मतलब उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कलपक्कम परमाणु शक्ति गृह, कलपक्कम परमाणु शक्ति गृह कहाँ पर स्थित है? तो कलपक्कम परमाणु शक्ति गृह आपका स्थित है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर परमाणु शक्ति गृह भारत और किस देश के सहयोग से चल रहा है? तो भारत और जो है कनाडा के सहयोग से राणा प्रताप सागर परमाणु शक्ति गृह चल रहा है। भारत और किसके? कनाडा के। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। और भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है सीटीबीटी का अस्तित्व में कब आई, मतलब सीटीबीटी का जो है गठन कब हुआ था? तो सीटीबीटी का गठन आपका कब हुआ था? 24 सितंबर 1996 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका जो है यहीं पर लेक्चर जो है पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त होता है। और ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित जो 2019 का या 18 का पेपर था, हमने उसको भी सॉल्व करवा दिया, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद में मैं सेकंड पेपर के सारे सिलेबस इसी प्रकार से कंप्लीट करवा दूंगा। 4 लेक्चर उसके भी अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में और भी लेक्चर उसके अपलोड होते रहेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।